हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी है जो वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हमने विंटर वेकेशन के अंदर साइंस की जो रिवीजन हमने स्टार्ट की थी बायोलॉजी की लाइफ प्रोसेस चैप्टर से, उसका लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने उसको एंड कर दिया है, मतलब उसको ख़त्म कर दिया है, उसको हमने पूरा रिवाइज अच्छे से कर लिया है। अब बारी है उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ सैम्पल पेपर के अंदर आए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस करने के बाद आप वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को अपनी वे में अपनी कॉपी में राइट करके देखिएगा, ताकि आपको वो क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप उस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है या फिर वही क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसको ईजिली कर पाओ। तो आज हम लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ सैम्पल पेपर के अंदर आए क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि हमने एक बार लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने 5 प्रोसेसेस पढ़े थे, वो कौन कौन से थे। तो सर सबसे पहले जो हमने जब लाइफ प्रोसेस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो जो हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी वो था हमारे न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन स्टडी किया था। न्यूट्रिशन में हमने 2 टाइप पढ़े थे न्यूट्रिशन के, एक था ऑटोट्रॉपिक और एक था हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर फिर हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के फिर हमने 3 पार्ट पढ़े थे। हेटेरोट्रॉपिक के फिर हमने 3 पार्ट पढ़े थे, होलोजोलिक, पैरासाइटिक सैप्रोफाइटिक। ये 3 हमने फिर होलोजोलिक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइट, जो ये 3 पार्ट हैं ये हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के फिर देखे थे। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था डाइजेशन। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था हमारा डाइजेशन। डाइजेशन क्या था एक बार साथ साथ रिवाइंड कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस करते वक्त वो याद रहे। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिनके अंदर जो हमने फूड ईट किया है, जो इंजेस्ट फूड किया है न्यूट्रिशन के मेथड से, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया था। उसका हमने क्या किया था, ब्रेक डाउन किया था। उस प्रोसेस को हमने बोला था डाइजेशन। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, डाइजेशन। आफ्टर दैट फिर उसको तोड़ने के बाद जब वो हर एक बॉडी की हर एक सेल तक पहुंच गया, फिर उससे हमने एनर्जी निकाली थी और उस प्रोसेस को हमने बोला था रेस्पिरेशन। आफ्टर दैट जो रेस्पिरेशन करते वक्त जो हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन चाहिए थी, वो ऑक्सीजन किस पाथ को ट्रैवल करके हमारी बॉडी के उस एरिया तक आई जहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा था, उस प्रोसेस को हमने बोला था ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में जो चीज़ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड उसको गैसेस को ट्रैवल करवा रही थी, ट्रांसफ़र कर रही थी, उस पूरे सिस्टम को बोला हमने ट्रांसपोर्टेशन। उस पूरे सिस्टम को हमने बोला ट्रांसपोर्टेशन। आफ्टर दैट जो हमारा बॉडी का वेस्ट था या फिर जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया, जिसको हमने बोला एक्सक्रीशन। ये 5 प्रोसेसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी किए हैं। और ये पांचों मतलब न्यूट्रिशन तो एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, बेसिकली हम कह नहीं सकते। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये पांचों टॉपिक हमने इन डिटेल इनको स्टडी किया। वैसे तो वो रिवीजन सेशन थे, बट हमने फिर भी उसको जितना ज़्यादा इन डिटेल हम उसको पढ़ सकते थे हमने उसको स्टडी किया। तो आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। जनरली फूड इज
broken and observed in within the body of organism, in which of the following organism it is done outside the body? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो खाने को अपनी बॉडी से बाहर तोड़ता है और फिर उसको ऑब्जर्व करता है? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है इन चार ऑप्शन से? देखो, जब मैं डाइजेशन पढ़ा रही थी, न्यूट्रिशन जब हमने स्टार्ट किया था, तब ये लेके भी आई थी मैं। इसके 3 एग्जाम्पल थे, आपको याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे याद करो। 3 एग्जाम्पल थे, ईस्ट, ब्रेड माल्ट और एक था मशरूम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो इन्होंने दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। मशरूम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खाने को अपनी बॉडी से बाहर तोड़ता है और फिर उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अगर हम देखें अमीबा, अगर हम एलिमिनेट करें ऑप्शंस को, अगर हमें डायरेक्ट नहीं याद आ रहा, अगर हम देखें अमीबा, अमीबा के अंदर तो हमने पूरा प्रोसेस ही पढ़ा है। अमीबा की इरेगुलर शेप होती है, वो उसको ऐसे फूड वैक्यूल बना रहा है, फिर उसको डाइजेस्ट कर रहा है। फूड वैक्यूल बनाने के बाद वो डाइजेस्ट अपनी बॉडी के अंदर कर रहा था, तो अमीबा तो हो नहीं सकता। ये तो हमने देखा ही है, इसका तो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है, ये तो हो नहीं सकता। पैरामीशियम, मैंने बताया था कि पैरामीशियम के अंदर भी एक पर्टिकुलर वे में फूड है जो वो डाइजेस्ट किया जाता है, तो पैरामीशियम भी नहीं होगा। बच गया हमारा लाइस। लाइस जो हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आया था, जो कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक टाइप था, उसके अंदर आया था। लाइस एग्जाम्पल था हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। ये दूसरे बंदे पे, मतलब किसी अनदर होस्ट पे डिपेंड करते हैं। इनके अंदर भी एक प्रॉपर मतलब इनका भी जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। बट मशरूम एक लौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर खाना टूटता बॉडी के बाहर है एंड फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने तब भी बोला था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बस ये है, उन्होंने डायरेक्ट पूछ रखा है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाने को तोड़ते अपनी बॉडी के बाहर हैं और फिर उसे ऑब्जर्व करते हैं। और 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ईस्ट, ब्रेड माउल्ट, मशरूम। सेकंड में मशरूम की जगह कुछ और रख दिया, थर्ड में कुछ और रख दिया, फोर्थ में कुछ और रख दिया। ऑप्शंस अरेंज कर रखे हैं, लेकिन उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ईस्ट, ब्रेड माउल्ट और मशरूम तीनों है, और वही हमारा उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द एक बार इसको रीड कर लो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी? नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। यूरिन, यूराइन, जो भी आप इसको बोलते हो, अपना अपना अलग वे होता है हर एक बंदे का बोलने का, बस याद होना चाहिए ये होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन बनाया क्यों जाता है? तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ब्लड को फिल्टर करने के लिए बनाया जाता है। ब्लड को फिल्टर करने के लिए बनाया जाता है, मतलब ब्लड को फिल्टर करके बनता है। यूरिन क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करके बनता है। अब इन्होंने ये पूछा है इनडायरेक्टली, दे वांट टू आस्क यू दैट हमें ब्लड को फिल्टर करने की क्या ज़रूरत है? हमें ब्लड को फिल्टर करने की इस वजह से ज़रूरत है, उसके अंदर बहुत सारे नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जिसको हमें हमारी बॉडी से बाहर टाइम टू टाइम एक्सक्रीट आउट करना होता है। ठीक है, अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर वही लिख देंगे हम बना के। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना तो देखो 10th क्लास के बच्चे को तो आता है इतना कि अगर मैंने आपको इसको हिंदी में बता दिया तो आप उसको कैसे इंग्लिश में लिख के आओगे। ठीक है, नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूराइन। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे जो हमने डायग्राम देखा था वो ऑर्गन्स का, उसके सारे जो भी उसके अंदर पार्ट्स थे लेबल्ड, उनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये रहा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अंदर हमारा जो यूरेटर है वो किडनी से यूरिन को लेके आता है, कैरी आउट करता है, और जो हमारा यूराइनरी ब्लैडर है वो क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है, यूरिन को स्टोर करता है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है, नेम द ऑर्गन विच स्टोर्स यूरिन, तो हम बोल सकते हैं यूराइनरी ब्लैडर। ब्लैडर लिख रखा है, या यूराइनरी ब्लैडर होता है ये बेसिकली, और यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो हमारा यूराइनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। उस क्वेश्चन की दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने एक क्वेश्चन में पूछ रखा था उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके।
Why do arteries have thick and elastic walls whereas veins have waves? Okay, जैसे कि मैंने इस चैप्टर के अंदर जब मैं ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रही थी मैंने तभी भी बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने तब भी बोला था कि अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम नहीं आता है चल जाएगा, आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम नहीं आता है चल जाएगा, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम नहीं आता है, एक हद तक चल जाएगा, लेकिन अगर आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम नहीं आता है तो ये नहीं चलेगा। आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग अच्छे से आनी चाहिए, इवन आपको उसकी वर्किंग बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसकी जो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल है, उनके काम तो आपको पता ही होने चाहिए। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इन सबके काम तो आपको पता ही होने चाहिए। साथ साथ हार्ट वर्क कैसे करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, उसके अंदर की रिलैक्सेशन, वो सब भी आपको पता होनी चाहिए कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कब हो रही है, रिलैक्सेशन कब हो रही है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हार्ट और जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है वो सबसे मेन पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। और देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं ट्रांसपोर्टेशन से। पहला क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से, देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं ट्रांसपोर्टेशन से। और अब की बार जो CBSE ने किया है वो एक चीज़ न्यू की है अब की बार CBSE ने 10th बोर्ड में, कि अब की बार जो हमारा साइंस का पेपर आएगा, आपका मेरा जो हमारा साइंस का पेपर आएगा वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, ना कि थ्योरी बेस्ड। पहले क्या होता था, आपसे थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, आप पे पूछ लिया जा रहा है वर्किंग वगैरह। अब आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप थ्योरी के अंदर मार्क्स ले सकते हो। अदरवाइज आपके थ्योरी के अंदर मार्क्स कटने बिल्कुल कन्फर्म है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, जैसे हार्ट की फंक्शनिंग में वो जो डायग्राम था जो मैंने बॉक्स बना के सिखाया था, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। वो आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम, तब जाके आप जो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तब जाके आप उनको कवर आउट कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल वेयरएज वेन्स हैव वेल्व्स। मैंने जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि आर्टरीज के पास थिक एंड इलास्टिक वॉल होती हैं और वेन्स के पास वेल्व्स होती हैं। आर्टरीज के पास, आंसर देखते हैं इसका, आर्टरीज के पास थिक एंड इलास्टिक वॉल क्यों होती है, इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, आर्टरीज के पास थिक एंड इलास्टिक वॉल इस वजह से होती है क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई रहता है। ब्लड का प्रेशर कैसा रहता है आर्टरीज के अंदर, हाई। और यहीं अगर हम दूसरी तरफ वेन्स में देखें तो वेन्स के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो कम रहता है। और वेल्व्स जो हैं वो हमारे हार्ट के अंदर मतलब वेन्स के अंदर इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि प्रिवेंट कर सके बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड का जो बैक फ्लो ना हो जाए उससे बचाने के लिए वेन्स के अंदर वेल्व्स होती है, क्योंकि ब्लड है जो वो बहुत लो प्रेशर पे होता है। जैसे क्या होता है, ये हमारी मेन मान लो वेन है और इसके अंदर ये हमारा वेल्व्स है, ये हमारी क्या है, वेल्व्स है। तो ब्लड जो है वो अच्छे से ट्रैवल करता रहे, उसका बैक फ्लो ना हो। अगर बैक फ्लो होने लग गया तो ये जो वेल्व्स हैं वो उसको प्रिवेंट कर लेंगे, यहाँ से स्ट्राइक होके वो वापस उसी डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं ये प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो ऑफ वाटर। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो डायग्राम है ऐसे पाइप बना के ये वेल्व्स दिखाने वाला, ये आपको आगे क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएगा। अगर आपने इसको ऐसे समझा है, वेल्व्स को, वेल्व्स के कॉन्सेप्ट को अगर आपने ऐसे समझा है तो आप वो क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसी वजह से कह रही हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर है तभी अब की बार आप थ्योरी के अंदर मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो हमने बता दिया कि आर्टरीज के पास थिक और इलास्टिक वॉल होती है बिकॉज आर्टरी के अंदर प्रेशर जो होता है ब्लड का वो हाई होता है, और वेन्स के अंदर वेल्व्स होती हैं और वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर है जो वो कम होता है, और वेल्व्स है जो वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड से प्रिवेंट करती है। ओके, पहला क्वेश्चन था ये ट्रांसपोर्टेशन से। आगे चलते हैं।
स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लाइन द अपर पार्ट। ओके सॉरी बट ठीक है, मैंने आपको नहीं बताया जब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम करवा रही थी, तब जो हमारी पार्ट होता है ना, आउटर पार्ट, जो लंग्स का आउटर पार्ट हो गया, फिर जो ट्रैकिया की आउटर बाउंड्री होती है, आउटर पार्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी का है, उसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? सीलिया, CILIA, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, और ये सीलियाज जर्म्स, डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और ये चीज़ हम कब पढ़ते हैं? जब स्मोकिंग की बात आती है कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग क्या करती है? इनको, सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है, डस्ट पार्टिकल है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ईजिली अटैक कर पाते हैं। और ये चीज़, अब आप लोग ये सोचोगे कि ये चीज़ एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। एनसीईआरटी के अंदर ये चीज़ है। जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखते हो, उसके साइड में एक ऐसे येलो बॉक्स है, उस येलो बॉक्स के अंदर लंग्स कैंसर से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके अंदर ये चीज़ लिखी गई है, सीलिया वाली। तो एनसीईआरटी की तो एक्टिविटी से लेके, येलो बॉक्स से लेके ब्लू बॉक्स तक सब कुछ इम्पोर्टेंट है। आपको हर चीज़ एनसीईआरटी की पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैंने आपको बता दिया सीलिया क्या होता है और स्मोकिंग क्यों हमारे लिए डेंजरस है। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लाइन द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो मैंने बता दिया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी का जो भी ट्रैक्ट होता है, वो लंग्स की आउटर बाउंड्री हो गया या फिर ट्रैकिया की आउटर बाउंड्री हो गया, उसके ऊपर सीलिया जो है वो प्रेजेंट होता है। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्होंने सीलिया नाम नहीं दिया है, ठीक है, उसको सीलिया बोलते हैं। These structures trap the dust particles, germs and chemicals entering the human body during breathing. जब हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग हो रही होती है और जो भी डस्ट पार्टिकल, जर्म्स, केमिकल, बैक्टीरियाज, जो भी ब्रीदिंग के प्रोसेस के जब चल रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उनको अटैक नहीं करने देता है, बेसिकली उनसे बचाता है। Smoking is likely to cause infections in respiratory tract. Which statement best explains this fact? ओके हमें बेसिकली ये बताना है कि स्मोकिंग इंजीरियस क्यों है, स्मोकिंग क्यों डेंजरस है। ठीक है, ओके पढ़ते हैं ऑप्शंस। स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। पहली बात तो पहला ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये ट्रू है। स्मोकिंग क्या करती है? मैंने बताया था कि सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से लंग्स कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये तो ट्रू है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहला ऑप्शन ट्रू होगा तो इसी पे टिक मार्क कर दिया। जो बोर्ड है ना वो गूगली बहुत फेंकता है। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, क्या पता 4 में से 3 सुटेबल हो और 1 गलत हो, और 3 सुटेबल में से कोई मोस्ट सुटेबल आपको ढूंढना हो। तो वही गूगली नहीं मतलब गूगली में उलझना नहीं है, बोर्ड की आदत है गूगलियां फेंकना। ठीक है, तो हम फर्स्ट को टिक मार्क कर लेते हैं कि भाई हाँ ये सही है। अगर और कोई इस जैसा मिल गया तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें देखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं मिला तो हमारा ऑप्शन ही सही है। स्मोकिंग कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। स्मोकिंग इनको बढ़ा देती है, सीलिया को इंक्रीज कर देती है स्मोकिंग, फिर तो स्मोकिंग गुड फॉर हेल्थ है। अगर स्मोकिंग सीलिया की ग्रोथ को इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब तो ये होगा कि स्मोकिंग अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि सीलिया फिर हमें बचा लेंगे ना बैक्टीरिया वगैरह से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्मोकिंग बहुत डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए। स्मोकिंग स्टिमुलेट्स द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स टू रिलीज हार्मफुल केमिकल्स। नो, ये भी नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मोकिंग मेक्स द हेयर लाइक स्ट्रक्चर वेट एंड दे फेल टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल। नो, स्मोकिंग के अंदर तो वैसे भी गैस होती है, तो वो उसको ये अगर कॉमन सेंस यूज करे तो स्मोकिंग तो वैसे भी एक गैस ही होती है स्मोकिंग के अंदर, तो वो उसको वेट कैसे करेगा? तो ये हमारा ऑप्शन है जो वो गलत हो गया। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और अप्रोप्रिएट चारों में से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपके पास इसके क्वेश्चंस नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसको कॉपी के अंदर आप राइट करो। और आप कॉपी के अंदर राइट कैसे करना है इसको मैं बता देती हूँ आपको। ऐसे नहीं राइट करना है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप इसको कॉपी के अंदर कैसे राइट करोगे? जहां भी आपने नोट्स बना रखे हैं बायोलॉजी के, उसके साइड में कहीं आपके स्पेस होगा, तो आपके पास स्टिकी नोट्स होते हैं या फिर कोई भी एक थोड़ी बहुत जगह होती है जो साइड में ब्लैंक, उसमें आप ये लिखो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स
प्रेजेंट ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोन एज सीलिया, उनको हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जर्म्स पार्टिकल से, और स्मोकिंग क्या करती है, सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, आपको ये तीनों ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, ठीक है। हमने नोट्स के अंदर इसको ऐड करना है, नोट्स के अंदर करो, याद रख सकते हो तो याद रख लो, वो आपकी मर्जी है, बाकी लिखने से ज़्यादा जल्दी याद होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, टू ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स। देखो इसको ध्यान से पढ़ना, ये थोड़े से मैंने बोला ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। टू ग्रीन प्लांट्स, कोई एक दो ग्रीन प्लांट है, एक को मान लिया हमने ए, एक को मान लिया हमने बी, आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर, दोनों को ही ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में रखा गया है, मतलब जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। वन इन द डार्क, एक प्लांट रखा है डार्क रूम में, रूम मान लेते हैं डार्क प्लेस पे, और दूसरा है एट द अदर इन सनलाइट, दूसरा हमने रखा है सनलाइट के अंदर, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया, दैट प्लांट केप्ट इन ब्लैक डार्क, जो प्लांट डार्क के अंदर रखा गया है, कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर, वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाया। गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, आपका ये ऑब्जर्वेशन जो हमारे निकल के आई है कि डार्क वाला ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाया, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों नहीं सर्वाइव कर पाया वो ज़्यादा दिन तक, हमें इस चीज़ का रीज़न बताना है। तो रीज़न इज़ दैट, देखो ऑक्सीजन ना होने का हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन होने ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए जो मैटर करता है वो है, एक तो है डार्क, एक तो है डार्क, और दूसरा क्या है, सनलाइट। अब आपको ये याद होना चाहिए कि सनलाइट कौन से प्रोसेस में यूज होती थी, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम तीन चीजें यूज करते थे, CO2, H2O और एक होती है हमारी सनलाइट। तीनों में से अगर हमारे पास एक भी चीज नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब आप खुद समझ जाओ, जो प्लांट डार्क के अंदर रखा है उसके पास सनलाइट नहीं है, इट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएगा, उसके पास ग्लूकोज नहीं बन पाएगी, तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ये एक एक्टिविटी बनती है, और इस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन ये निकलती है, कंक्लूजन ये निकलता है दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, एक होती है वाटर के लिए। वाटर तो देखो है इंपॉर्टेंट। एक होती है एक्टिविटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा कि जो प्लांट डार्क रूम में रखा था उसके पास सनलाइट नहीं थी, बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपना कर नहीं पाया, और फोटोसिंथेसिस ना कर पाने के कारण उसके पास ग्लूकोज नहीं बनी, और वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी में है 2-3 क्वेश्चन अच्छे खासे। गिव 2 रीजन्स, 2 रीजन बताने हैं, वाई बाइल जूस इज कंसीडर्ड टू बी, why bile juice is considered to be important secretion of the liver in the process of digestion। देखो पहले तो आपको वैसे याद आना चाहिए कि बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, लीवर करता है। इन्होंने दे दिया है क्वेश्चन में, फिर भी कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आपको याद होना चाहिए। वैसे बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, लीवर सिक्रेट करता है। अब आपको ये पूछा है कि बाइल जूस के 2 फंक्शंस बताने हैं, 2 रीजंस बताने हैं कि बाइल जूस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे तो बाइल जूस के 2 काम थे, एक तो था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है वो क्या करते थे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और दूसरा क्या था, एसिडिक फूड टू अल्कलाइन फूड। एसिडिक फूड टू अल्कलाइन फूड, नॉट बेसिक, ज़्यादा बेसिक हो गया वो भी डेंजरस है, ज़्यादा एसिडिक हो गया वो भी डेंजरस है, तो एसिडिक फूड टू अल्कलाइन, ठीक है। तो पहला तो हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और जो दूसरा है वो हो गया, जो दूसरा है वो हो गया हमारा एसिडिक फूड, एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन, ठीक है।
ये 2 रीजंस आप इसके अंदर लिख के आओगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 रीजन आप दे सकते हो। इसको थोड़ा सा मतलब लेंथी वे में आप अपने आप बना सकते हो, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में लिखा ना आगे, इमल्सिफिकेशन का मतलब है बेसिकली ब्रेक डाउन। इमल्सिफिकेशन का बेसिकली मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर है, और मैंने बोला था ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन गिनेंगे कितने आए ट्रांसपोर्टेशन से। एक हो चुका ना, ये दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन से। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड? टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, राइट इट्स 2 फंक्शंस, उसके कोई 2 फंक्शन बताने हैं। पहले तो ये याद करो टिश्यू फ्लूइड बोलते किसको थे? टिश्यू फ्लूइड किसका नाम था दूसरा? टिश्यू फ्लूइड दूसरा नाम था लिम्फ का। लिम्फ को हम क्या बोलते थे? टिश्यू फ्लूइड बोलते थे, ठीक है। और इसके कोई भी 2 फंक्शंस बताने हैं, तो एक तो यही होगा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट कैरी करता है, दूसरा आप बोल सकते हो ये हमें डिजीजेस से बचाता है, ठीक है। लिम्फ हमें डिजीजेस से बचाता है, प्लस क्या करता है? फैट को कैरी करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके 2 फंक्शंस हो गए, हमने बता दिया। नेम द टिश्यू फ्लूइड, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, पढ़ते हैं ध्यान से। वन ऑफ द इवेंट दैट डू नॉट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आपको जो फोकस करना है वो इन वर्डों पे करना है, डू नॉट और फोटोसिंथेसिस। ऐसे 2 इवेंट बताने हैं, ऐसे 2 मतलब ऐसा इवेंट बताना है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग नहीं होता। फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप थे, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 3 स्टेप है, मतलब इनमें से कोई एक होगा जो नहीं होता, जो एक होगा जो नहीं होता। इनमें से 3 तो ऐसे होंगे जो होते हैं और एक ऐसा होगा जो नहीं होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब्स सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करता है? ऑब्जॉर्व करता है किसको? सोलर एनर्जी को। ये तो सही है, सनलाइट को ऑब्जर्व नहीं करता, क्लोरोफिल करता है, ऑफ कोर्स करता है, तो ये तो होता है। डू नॉट पूछा है तो ये तो होता है, ये तो होगा नहीं आंसर हमारा। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे हमारे पास जो गैस निकलती थी वो कौन सी गैस होती थी? वो हमारी होती थी ऑक्सीजन, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, लेकिन अगेन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या पता चूज करना हो तो और भी पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन निकलती थी। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जॉर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस, यस कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व होती थी ना कि रिलीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इक्वेशन क्या थी उसकी? CO2 plus H2O in the presence of chlorophyll, सनलाइट, प्रोडक्ट क्या बनते थे? C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, 12H2O 6CO2 6H2O 6O2। बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर के अंदर इक्वेशन बैलेंस नहीं करके आओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। जब हम केमिस्ट्री की रिवीजन करेंगे तो हम देखेंगे, बैलेंसिंग दोबारा से समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन होती थी। CO2 हमने ऑब्जर्व की थी, ऑक्सीजन हमारी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकली थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। Observe the following diagram and identify the process its significance from the following options। ये डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। अगर आप ध्यान से पढ़ो, एनसीईआरटी के डायग्राम्स को देखो अगर, तो ये डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर भी प्रेजेंट है, और ये डायग्राम मैंने खुद बना के भी दिखाया था जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे तब, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन से तीसरा क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस कौन सा हो रहा है? देखो, बात हो रही है वाटर की, तो पहले तो आप ऐसे ही समझ जाओ, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात हो रही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात हो रही है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को मैंने बोला था ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और इसके अंदर हमारे 2 प्रेशर्स इंक्लूडेड होते हैं। एक तो यहां लगता है वो होता है रूट प्रेशर,
रूट प्रेशर। और वो क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो डिफरेंट होती है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और दूसरा जो हमारा था वो था यहाँ पे ट्रांसपिरेशनल पुल, जो लीफ के ऊपर लग रहा था वो था हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे। यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक तो रूट प्रेशर ने पहुंचा दिया था। फिर यहाँ से जब लीफ पे से प्रोसेस होने लगा इवेपोरेशन का, लीफ पे से पानी उड़ने लगा, तो इस मॉलिक्यूल ने अदर मॉलिक्यूल्स को भी अपने साथ पुल किया और यहाँ तक पहुंचा दिया। ऐसे ही पूरे प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन ही हो गया वैसे तो। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है। अब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा बचा है जो ये पूछ सकते हैं, देखते हैं। इवेपोरेशन हमें बताना है इस डायग्राम में कौन सा प्रोसेस हो रहा है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है क्या? इवेपोरेशन तो हो रहा है, लीफ पे से इवेपोरेशन तो हो रहा है, चलो ठीक है। ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है। देखो मैंने बोला था ना गूगली। एक्सक्रीशन हो रहा है, नो एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है। ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्या? नो। ठीक है, अब हमारे पास बच गए दो ऑप्शन। अब इन दोनों में से देखते हैं। इवेपोरेशन क्या करता है? मेंटेन करता है वाटर के कंटेंट्स को इन लीफ सेल। मेंटेन करता है, इवेपोरेशन मेंटेन करता है। इवेपोरेशन तो इवेपोरेट कर देता है बल्कि वाटर पार्टिकल्स को, राइट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो गया। और वैसे भी यहाँ इवेपोरेशन नहीं चल रहा क्योंकि ये पूरे प्रोसेस की बात कर रहा है। अगर वो स्पेशल एक पर्टिकुलर लीफ दे के वो प्रोसेस पूछता तब हम फिर भी देख सकते थे इवेपोरेशन। अदरवाइज अगर हमें ये डायग्राम दिया है तो हम डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे ट्रांसपिरेशन को, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने जैसे कि बोला, ट्रांसपिरेशन इस पूरे चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और जो प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन, उसके मैंने दो चीजें बोलती थी, एक तो ये याद रखना और एक वो जाइलम के अंदर कौन सी चीजें होती हैं और फ्लोएम के अंदर कौन सी चीजें होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं वो। ठीक है, ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर आर वेरियस मसल प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नोन एज स्पिंचर्स। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था स्पिंचर्स ऐसी मसल्स होती हैं जो आपके बैकफ्लो ऑफ फूड होने से प्रिवेंट करती हैं और ये देखती हैं कि जो फूड है वो अगली ऑर्गन के अंदर इजीली जो है वो ट्रांसफर हो जाए, एक फ्लो में ट्रांसफर हो जाए, मतलब उसका बैकफ्लो ना हो। ठीक है, टू एग्जाम्पल्स ऑफ दोज आर गिवन बिलो। एक तो दे रखा है पाइलोरिक स्पिंचर, एक दे रखा है एनल स्पिंचर। ठीक है, एनल स्पिंचर हमारा प्रेजेंट होता है एट द एनस और पाइलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये ऐसा कुछ होता है, ये हमारा स्टमक, ये हमारा स्टमक और यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती थी। तो यहाँ पे मैंने वैसे बताया नहीं था एक्स्ट्रा के लिए कि अपर पार्ट को फंडस बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को बॉडी बोल देते हैं सिंपल, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक, और जो यहाँ स्पिंचर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। स्पिंचर स्पिंचर और यहाँ भी एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, गैसोस्ट्रोफिजिकल स्पिंचर बोलते हैं उसको, याद रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने भी पूछा है गिव वन मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेन्यू फंक्शनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज स्पिंचर्स। हमें ये बताना है कि ये क्यों प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं बताना हमें सिर्फ ये बताना है कि ये क्यों प्रेजेंट है, इनका काम क्या है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, 2 पूछे हैं। एक में लिख दो बैकफ्लो होने से बचाता है, एक में लिख दो इजीली बॉडी से रिलीज हो उसके मेटाबॉलिक वेस्ट इसलिए प्रेजेंट होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट में पूछ रखा है, 2 आंसर लिख दो। पाइलोरिक स्पिंचर इस वजह से प्रेजेंट होता है ताकि जब फूड जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के जा रहा है वो बैकफ्लो ना हो जाए, मतलब वापस ना चले जाए। और एनल स्पिंचर इस वजह से होता है कि जब हम हमारी बॉडी से कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर सिक्रीट आउट कर रहे हैं तो वो अच्छे से बॉडी से बाहर सिक्रीट आउट हो जाए। बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अपने वे में इसको कॉपी पे राइट करके देखना। आज हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं,
राइट आप इसको खुद कॉपी पे अपनी लैंग्वेज में करके देखिए, क्योंकि 10th क्लास में ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे दिया और आप उसको याद कर रहे हो, अपने वे में लिख के आते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, ओके, फोर्थ क्वेश्चन ट्रांसपिरेशन से, फोर्थ क्वेश्चन ट्रांसपिरेशन से देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? ए पार्ट में पूछा है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट है, हर एक पार्ट का आंसर है जो वो कम से कम 2 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, डबल सर्कुलेशन पूछा है ना। डबल सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड, ह्यूमन हार्ट के अंदर या फिर हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार आता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। 2 बार जब ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड आता है उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, और सिंगल सर्कुलेशन होता है जब हार्ट के अंदर सिर्फ एक बार ब्लड आता है, जो कि फिशेज के अंदर मोस्टली देखा जाता है। ठीक है, व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल? लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग रखने का क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है। राइट साइड में जो हमारा राइट साइड थी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, जो हमारी राइट साइड थी, उसके अंदर जितना भी ब्लड आता था वो सारा क्या होता था? डीऑक्सीजनेटेड होता था। और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट साइड में जितना ब्लड आता था उसके अंदर हमारा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता था। तो डीऑक्सीजनेटेड प्लस ऑक्सीजनेटेड को सेपरेट रखने के लिए, अलग अलग रखने के लिए बेनिफिशियल है। पहली बात तो 2 डिवीजन होना लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, इस वजह से बेनिफिशियल है। दूसरा, ये बर्ड्स और मैमल्स में कैसे बेनिफिशियल है? ये क्वेश्चन भी आ जाएगा आगे कि बर्ड्स और मैमल्स में कैसे बेनिफिशियल है। बर्ड्स और मैमल्स को वर्क, काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उनको ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। वैसे तो वर्क डन और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, मोशन, फोर्स, वो सब पढ़ा था हमने लास्ट ईयर। हाँ, तो वैसे तो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम बायो पढ़ रहे हैं। वैसे तो मैमल्स और बर्ड्स को वर्क के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो खुद मेंटेन कर पाती हैं। मैमल्स और बर्ड्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं। मैंने बोला था एव्स और मैमल्स, एव्स और मैमल्स जो परम के लास्ट 2 थे वो वार्म ब्लडेड थे, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, राइट। तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये बेनिफिशियल है उनके लिए कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो अलग अलग रहें। और ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। ठीक है, ओके। अगला ही क्वेश्चन है, हाउ डू इट हेल्प्स बर्ड्स एंड मैमल्स? हाउ डू इट हेल्प बर्ड्स एंड मैमल्स? अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे हेल्प करता है बर्ड्स और मैमल्स को। फोर्थ क्वेश्चन था ट्रांसपिरेशन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Stomata are tiny kidney or bean shaped pores or opening present in the epidermis of the cell. Opening and closing of stomata is due to stomata का structure, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग किस वजह से होती है, कौन करता है, और मतलब कौन हैंडल करता है उसके ओपनिंग क्लोजिंग, ये सब हमने डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से समझा था। और मैंने ये भी बताया था कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग को हैंडल करती हैं, मतलब गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को हैंडल करती हैं, वो कैसे करती हैं, वो किस वजह से करती हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर आ जाता है, मतलब स्वेल हो जाती हैं गार्ड सेल्स, तो स्टोमेटा जो वो ओपन हो जाता है, और जब गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाती है, मतलब वाटर लूज हो जाता है उनके अंदर से, गार्ड सेल्स के अंदर से, तो स्टोमेटा हमारा क्लोज हो जाता है। एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस हमारे डायग्राम के नीचे लिखा हुआ था, वो हमारे काम का नहीं था, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सारी तो याद कर लिया हमने। स्टोमेटा टाइनी किडनी और बीन शेप्ड पोर्स और ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल ऑफ द सेल। अब पता है ये कैसे बेनिफिशियल है ये क्वेश्चन। पहली चीज तो ये क्वेश्चन आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग गार्ड सेल्स की वजह से कैसे होती है। दूसरा, ये क्वेश्चन आपको स्टोमेटा की डेफिनेशन दे रहा है। कई बार क्या होता है, हमसे स्टोमेटा की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, हम कहते हैं स्टोमेटा की डेफिनेशन क्या लिखें, स्टोमेटा तो पोर्स होते हैं बस लीफ के ऊपर प्रेजेंट। नहीं, देखो स्टोमेटा की डेफिनेशन है ये, स्टोमेटा आर टाइनी किडनी बीन शेप्ड पोर्स ऑन ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मल ऑफ द सेल। ये स्टोमेटा की डेफिनेशन है। आप इस डेफिनेशन को कॉपी में लिख लेना, इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चंस के थ्रू स्टोमेटा की डेफिनेशन मिल रही है। तो एक तरीका होता है ये चीज़ों को समझने का, याद करने का। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, वही पूछ लिया हमसे, ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों होती है स्टोमेटा की। देखते हैं, हाई प्रेशर ऑफ गैसेज इनसाइड द सेल्स। देखो पहले तो गार्ड सेल्स दे रखा है, गार्ड सेल्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो पहला तो काट दो, ये तो अप्रोप्रिएट है ही नहीं, क्योंकि जब गार्ड सेल स्पेशली बोल रखा है तो हम सेल पे जाएंगे क्यों। ठीक है, पहला तो कट। मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल,
लो भाई, बी ऑप्शन ही ट्रू है। इसके अंदर और मोस्ट अप्रोप्रिएट में भी नहीं बन सकता, क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर ही होता है गार्ड सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से उसकी हुई ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राइट वाटर इन द रूट्स, ओके water in the root enters due to the function of the root to absorb water। अच्छा, ये उस डायग्राम की बात कर रहे हैं, वो डायग्राम था ना हमारा कि यहाँ रूट्स हैं, रूट से वाटर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और फिर यहाँ पे लीफ से जो हमारा वो था ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, फिर वो उसको खींच रहा है ऊपर की तरफ, पुल कर रहा है। यहाँ हमारा क्या लग रहा था, यहाँ पे ट्रांसपिरेशनल पुल, और यहाँ क्या लग रहा था हमारा रूट प्रेशर। और ये जो रूट प्रेशर था ये किस वजह से लग रहा था, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अब भी कोई चीज है जो क्वेश्चन हमसे ऐसी पूछ सकता है जो हमें ना आती होगी, देखते हैं। द फंक्शन ऑफ रूट टू ऑब्जर्व वाटर, ठीक है, ये तो फंक्शन है रूट का, ठीक है, वाटर को ऑब्जर्व करना। लेकिन इसने पूछा वाटर एंटर्स इन द रूट्स ड्यू टू, वाटर रूट्स के अंदर यहाँ तक कैसे एंटर होता है, यहाँ तक कैसे एंटर होता है, रूट प्रेशर की वजह से। देखते हैं कहीं है क्या ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में रूट प्रेशर नाम की कोई चीज है या फिर प्रेशर नाम की कोई चीज किसी ऑप्शन में दे रखी है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, रूट और सॉइल के बीच में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की वजह से ही तो रूट प्रेशर बनता है, डिफरेंशिएट होने की वजह से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी और पढ़ लेते हैं। एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, नो। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द रूट्स, नो। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉइल एंड रूट्स। ओके, कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये ट्रांसपिरेशन से, फिफ्थ क्वेश्चन ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर, पूरे चैप्टर का। ओके, गिव द नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लूइड इन अवर माउथ। मैंने जब पढ़ाया था आपको डाइजेशन, मैंने बोला था ये पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जा सकता है, पूछा गया है, पूछते हैं और पूछा जा भी सकता है। ठीक है, तो इसको तो मतलब स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। गिव द नेम देना है हमें किस चीज का, ऑफ द एंजाइम, उस एंजाइम का जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, इन द फ्लूइड इन अवर माउथ कैविटी। पहले तो ये सोचो माउथ के अंदर फ्लूइड कौन सा था, माउथ के अंदर फ्लूइड कौन सा था, सलाइवा। माउथ के अंदर फ्लूइड कौन सा था, सलाइवा। और सलाइवा के अंदर एंजाइम पूछ रहे हैं, ये कौन सा था, वो था हमारा सलाइवरी अमाइलस, सलाइवरी अमाइलस नाम का हमारा एंजाइम जो है वो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, जिसकी वजह से वो कार्बोहाइड्रेट को या फिर स्टार्च जिसको हम बोल देते थे उसको इजीली तोड़ के शुगर के अंदर कन्वर्ट कर पा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। स्टेट द ग्लैंड विच प्रोड्यूस इट, हमें उस ग्लैंड का नाम लिखना है जो इसको प्रोड्यूस करता है, और उस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। उस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। What would happen to the digestion process if the gland stops secreting this enzyme? देखो ये किया है इन्होंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि हाँ जो सलाइवरी अमाइलस प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं उसके अंदर जो सलाइवरी अमाइलस होता है वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। इन्होंने ये पूछा अगर सलाइवरी ग्लैंड काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा। अगर सलाइवरी ग्लैंड ने काम कर दिया, बंद कर दिया, तो सलाइवा नहीं होगा, सलाइवरी अमाइलस नाम के एंजाइम नहीं होंगे, वो एंजाइम नहीं होंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा नहीं होगा। ठीक है, ओके, इसको स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन था पाइलोरिक स्पिंचर वाला, ये न्यू क्वेश्चन है, मतलब न्यू क्वेश्चन है पाइलोरिक स्पिंचर, एनल स्पिंचर। ये एनसीईआरटी के अंदर इनके स्पेसिफिक नाम नहीं लिखे हुए हैं, तो ये भी कर लेना। और ट्रांसपिरेशन के तो सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। और एक ये क्वेश्चन जो मैंने पहले भी बोला था,
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। और ट्रांसपीरेशन के तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ओके क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड। देखो ऐसा पर्टिकुलर कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि हम उससे डिफाइन कर दें कि पैरामीशियम अपना फूड कैसे लेता है। जस्ट 2-3 लाइनें ही लिखी हुई है पैरामीशियम के बारे में कि पैरामीशियम जो अपना फूड कैरी आउट करता है वो एक प्रॉपर वे में कैरी आउट करता है और इसके पास कुछ सीलिया लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं इसकी, ठीक है। ओके पहला क्वेश्चन हमारा डन। लिस्ट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। रोल लिखने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, रोल लिखना है हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन सभी चीजों का। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहली है हाइड्रोक्लोरिड एसिड। हाइड्रोक्लोरिड एसिड का क्या रोल होता है? पहले तो ये देखो हाइड्रोक्लोरिड एसिड सिक्रीट कहाँ होता है? स्टमक के अंदर। देखो लिखते हैं इसको, आप इसको अपनी वे में लिख लेना इनके अंदर सर, बाद में मैं आपको ऊपर ऊपर से जस्ट डिस्कस कर रहे हैं हम इनको। हाइड्रोक्लोरिड एसिड स्टमक के अंदर होता है, इट्स नॉट स्टमच इट्स स्टमक, स्टमक के अंदर रिलीज होता है, सिक्रेट होता है और ये मीडियम को एसिडिक बना देता है। मेक मीडियम एसिडिक, मेक मीडियम एसिडिक एंड facilitates the action of पेप्सिन। पेप्सिन के एक्शन को आसान बनाता है। फैसिलिटेट्स का मतलब होता है आसान बनाना, किसी काम को इजी करना, उसको एक्टिव नहीं करता। बच्चे इसको याद रखते हैं कि पेप्सिन को एक्टिव करता है, पेप्सिन को एक्टिव नहीं करता, उसके काम को फैसिलिटेट्स करता है, उसके काम में उसकी मदद करता है। और पेप्सिन का काम क्या था? एक्स्ट्रा, याद रख लो, प्रोटीन को तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। ओके दूसरी चीज देखते हैं इन्होंने क्या पूछा, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा इन्होंने फंक्शन पूछा ट्राइप्सिन का। ट्राइप्सिन कहाँ से निकलता था पहले तो ये याद करो, ट्राइप्सिन हमारा निकलता था पैनक्रियाज से और ट्राइप्सिन का काम क्या होता था? डाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। थर्ड चीज इन्होंने क्या पूछी है? मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक, ये इस वजह से हेल्प करती है मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड, फूड अच्छे से घुल मिल जाए, इस वजह से ये मस्कुलर वॉल्स ऑफ जो हमारी स्टमक होती हैं वो हेल्प करती हैं, रोल प्ले करती हैं। स्लाइवरी अमाइलस, अगेन ये तो मतलब इम्पोर्टेंट हो गया भाई तुम्हारे लिए। माउथ का डाइजेशन तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा सारा, मतलब उंगलियों पर रट दो माउथ का डाइजेशन को। तो स्लाइवरी अमाइलस में हम क्या लिखेंगे? डाइजेशन या फिर ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना तो लिख के आना पड़ेगा, बोर्ड की क्लास है, इतना तो लिख के आना बनता है और पड़ेगा भी। तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको लिख के आना पड़ेगा। ओके गिवन बिलो आर 2 कॉलम्स, कॉलम 1 शोज एंजाइम, कॉलम 1 क्या शो कर रहा है? एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स इन द एलिमेंट्री कैनाल, वो एंजाइम्स शो कर रहा है जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो सिक्रेट करते हैं। कॉलम 2 इंडिकेट्स द कंपोनेंट ऑफ फूड, ऐसे कंपोनेंट ऑफ फूड जिनके ऊपर ये एंजाइम एक्ट करते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला स्लाइवरी माइलस किसके ऊपर एक्ट करता है? स्टार्च के ऊपर, मतलब वो स्टार्च को तोड़ता है। तो ऐसे ही इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या आगे क्या पूछ रहा है। चूज द ऑप्शन शोइंग करेक्ट मैच, मतलब इनमें से 3 इनकरेक्ट है और 1 करेक्ट है और वो 1 करेक्ट वाला हमें ढूंढना है। तो इसको वैसे तो याद रखने की चीज है कि ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्राइप्सिन जो है वो प्रोटीन पे एक्ट करता है, पेप्सिन भी प्रोटीन पे एक्ट करता है, स्टार्च पे नहीं करता। स्टार्च पे कौन करता है फिर? स्लाइवरी अमाइलस। ये याद रखने का तरीका है, ऐसे याद हो जाएगा,
ठीक है। लाइपसा किस पे करता है, फैट पे करता है। प्रोटीन पे कौन करता है, ट्राइप्सिन और पेप्सिन, ट्राइप्सिन और पेप्सिन। अमाइलस किस पे करता है, स्टार्च पे करता है। और इमल्सिफाइड फैट पे कौन अटैक करता है, लिवर। इमल्सिफाइड फैट पे अटैक कौन करता है, याद करो, इमल्सिफाइड फैट निकालता तो लीवर है, इमल्सिफाइड फैट पे अटैक कौन करता है, लाइपसा, ठीक है ना। कहीं इसका लिख दो, लिवर। इमल्सिफाइड फैट पे एक्ट कौन करता है, मतलब उस पे जाके उसको तोड़ता कौन है, लाइपसा, ठीक है। ओके तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट मैच है। और ये जस्ट याद रखने का तरीका है कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, वैसे तो ये बोलते बोलते याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेट्स एज द एक्स द ऑब्जर्व। अच्छा मैं बता दूं, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो याद रखने की चीज़ है, देखो इसको क्या है कि इसको क्या एक्सप्लेन करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इसमें ये फिगर देख लेना, याद रखना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट द इवेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो भी चीजें होती हैं वो लिखनी है। 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप लिखने हैं। इक्वेशन इन्होंने पूछी नहीं है लेकिन तुम फिर भी लिख के आओगे, तुम्हें लिख के आनी पड़ेगी अगर 2 नंबर चाहिए हैं तो। 3 स्टेप अगर आपने लिख दिए और उसके साथ एक इक्वेशन तो आपका नंबर किसी भी एंगल से नहीं कटेगा, ठीक है। इज इट एसेंशियल दैट दिस, अच्छा एक पहले वो 3 स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, और फिर वो सनलाइट केमिकल एनर्जी में, और फिर वो केमिकल एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देती है। ऑक्सीजन हमारा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है और जो हाइड्रोजन है वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के कार्बोहाइड्रेट बना देती है। अब अगला इसने ये क्वेश्चन पूछा है, क्या ये इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों स्टेप ऐसे ही सीरीज में हो कि पहले सनलाइट कैप्चर होएगी, फिर वाटर टूटेगा, मतलब फिर उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, फिर वो केमिकल एनर्जी की वजह से वाटर टूटेगा, फिर वाटर टूट के जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के जाके साथ मिलेगी। क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है? नो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तीनों एक ही बार में हो। ये एनसीईआरटी ने क्रिस्टल क्लियर लाइन में लिखा हुआ है सीधा साधा। जैसे इसका एग्जांपल है डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट, ये प्रूफ करने के लिए जरूरी नहीं है तीनों एकदम हो। डेजर्ट प्लांट के अंदर कभी भी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो इन 3 स्टेप ऐसे नहीं होता। डेजर्ट प्लांट है जो, वो दिन में अपना स्टोमेटा तो खोल ही नहीं सकता CO2 लेने के लिए, क्योंकि अगर उसने दिन में अपना स्टोमेटा खोल दिया तो उसके प्लांट का सारा वाटर उड़ जाएगा, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में, डेजर्ट में तो गर्मी इतनी होती है। तो अगर उसने दिन में अपना स्टोमेटा ओपन किया CO2 लेने के लिए तो फिर उसका सारा पानी उड़ जाएगा, तो ऐसा तो वो कर नहीं सकता। तो वो CO2 लेने के लिए अपना स्टोमेटा रात को ओपन करता है। ओके बिकॉज ऑफ दैट रीजन बोलते हैं कि डेजर्ट प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो रात को कंप्लीट होके आता है। मॉर्निंग में देखो मैं बताती हूँ क्या होता है। दिन में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट सनलाइट ले लेगा, H2O ले लेगा, वाटर ले लेगा, ठीक है। इनको यूज करके वो एक इंटरमीडिएट बना लेता है, इंटरमीडिएट बना लेता है। उसका नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे उसका नाम मैलिक एसिड होता है, ठीक है। मतलब कुछ इंटरमीडिएट बना लेता है और फिर वही इंटरमीडिएट रात को ड्यूरिंग नाइट के टाइम पे जब स्टोमेटा कर ओपन करके डेजर्ट प्लांट CO2 लेता है, इस CO2 के साथ यही इंटरमीडिएट कंबाइन करके इसको ग्लूकोज बना के दे देता है। तो इस जब हम डेजर्ट प्लांट का सिनेरियो देख रहे हैं तो क्या तीनों जो स्टेप है वो सीरीज वाइज हो रहे हैं? नो तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना तो आपको लिख के आना पड़ेगा। और डेजर्ट प्लांट का अगर आप इसमें एग्जांपल देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप ये लिख के आ जाना सीधा नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो एक के बाद एक स्टेप्स हैं जो वो कैरी आउट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और के अंदर क्वेश्चन जो है, पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड बाय। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। बाइल जूस इतना ज़्यादा स्टोर करता है, सिक्रीट नहीं करता है, स्टोर करता है।
बनाता कौन है? लीवर। स्टोर कौन करता है? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जिनका निकल जाता है वो उनको ऑयली फूड खाने से मना किया जाता है। बोलते नहीं है हिरानवी में पित्ता में पथरी हो गई थी, पित्ता निकाल दिया, तो वो पित्ता इज बेसिकली योर गाल ब्लैडर, ठीक है, उस टाइप से। तो वो अगर आप किसी का निकल जाता है तो उसको लेस ऑयली फूड या लेस फैटी फूड खाना होता है, क्योंकि बाइल जूस की अब जो सिक्रीशन है वो या तो कम हो जाएगी या बिल्कुल ही बंद हो जाएगी बाइल जूस की सिक्रीशन, क्योंकि स्टोर करने वाला नहीं है ना कोई। गाल ब्लैडर कहाँ स्टोर करेगा बाइल जूस को? अब मतलब है ही नहीं गाल ब्लैडर, स्टोर कौन करेगा बाइल जूस को? अब बिकॉज ऑफ दैट रीजन वहां पे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से लेस ऑयली फूड खाने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रखे हैं बोर्ड ने, ठीक है, ये अच्छे बढ़िया कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल का मतलब है एक ही सेल है उनके अंदर। क्या है? एक ही सेल है उनके अंदर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर नॉट, focus on this word, complex substances are not broken down into simpler substances। अरे भाई डाइजेशन तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। हमने अमीबा का देखा ना एग्जांपल है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। यूनिसेलुलर बोल लो, सिंगल सेल्ड बोल लो, डाइजेशन तो उनके अंदर भी होता है। और डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में बदलना। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, इन्हें तो करेक्ट पूछा ना, तो ऑप्शन पहला तो गलत हो गया। ओके, सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये सही है, सिंपल डिफ्यूजन इनफ है, डिफ्यूजन करके ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है चीजों का, ये ठीक है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अरे कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ी सी कंसेप्ट भी यूज करो, साथ में कॉमन सेंस भी। टिश्यू कहाँ से बनेगा जब एक ही सेल है? ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते थे टिश्यू। टिश्यू कहाँ से बनेगा जब एक ही सेल है? गलत, ये तो गलत हो गया। एंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट फॉर टेकिंग द फूड। इसी वजह से तो ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। डिफ्यूजन लार्ज एनिमल्स के अंदर इनसफिशिएंट इसी वजह से होता है क्योंकि उनकी बॉडी की हर एक सेल जो है वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ ट्रू है। फर्स्ट थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड फोर्थ, सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, पहले तो क्वेश्चन देखने से पहले इस डायग्राम से कुछ याद आना चाहिए, कुछ याद आना चाहिए इस डायग्राम को देखते ही। कहाँ था ये डायग्राम? इसी वजह से मैंने बोला था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ, पूरे एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर में ये डायग्राम कहीं नहीं है। ये डायग्राम सिर्फ उस बच्चे का आता होगा जिसने अवोली के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझा है कि CO2 कैसे जा रही है और O2 कैसे आ रहा है, या फिर O2 कैसे जा रहा है आरबीसी के थ्रू और CO2 कैसे आ रही है, वो उस बच्चे को आता होगा ये डायग्राम। और ये मैंने खुद ने भी बना के दिखाया था ऐसे ऐसे, और यहाँ से CO2 आ रही थी और यहाँ हमारी O2 थी जो हम इनहेल कर रहे थे ब्रीदिंग से, और वो फिर यहाँ से आरबीसी के थ्रू जा रही थी और CO2 यहाँ से वापस जा रही थी। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मैंने बना के भी दिखाया था आपको, ठीक है। तो देखते हैं अब, ये बाकी पता तो चल गया ना, ये वॉइले के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है। पढ़ते हैं। गिवन एम्प्लॉयज अ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। एक प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसका डायग्राम दिया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, ठीक है। इन विच ऑफ दीज रीजन्स ऑर्गन्स कुड इट बी अकरिंग। कौन से रीजन में हो रहा है? इससे इजी क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं सकता, जबकि इस डायग्राम से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकती है। इस डायग्राम पे आप, इस डायग्राम के बेस पे आपसे अवोली पूछ सकता है, अवोली का फंक्शन पूछ सकता है, अवोली की पोजीशन पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इसने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो चीज़ हो रही है ये कौन से बॉडी के ऑर्गन में हो रही है? लंग्स में हो रही है। तो ए हार्ट के अंदर नॉट एट ऑल। और ब्रेन तो अगर कॉमन सेंस लगाए तो पूरे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने ब्रेन पढ़ा ही नहीं है। आने वाली जो वीडियो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उसके अंदर पढ़ेंगे। तो ओनली इन फर्स्ट मतलब ओनली इन लंग्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, जहां भी आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रखा है, जहां भी आप ब्रीदिंग का प्रोसेस पढ़ रहे हो। अगर नहीं बनाया हुआ है तो इसको बना लेना, अगर बना रखा तो उसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन हमारा ट्रांसपिरेशन से है, राइट? इससे पहले भी कोई क्वेश्चन आएगा ट्रांसपिरेशन से जो हमने ध्यान ना दिया हो?
नहीं, ट्रांसपिरेशन से इससे पहले कोई क्वेश्चन यहाँ 6th क्वेश्चन है ये ट्रांसपिरेशन से, 6th क्वेश्चन ट्रांसपिरेशन से। ये डायग्राम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ये डायग्राम मैंने ये रहा, ये ऐसे ही तो है, ये पाइप बनी हुई है और ये है हमारी वेल्व्स, ये हमारी वेल्व्स। ये डायग्राम तो है, तभी मैं कह रही हूँ अगर आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हैं तभी आप अब की बार थ्योरी के अंदर नंबर ले पाओगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो देखो पहले इसने पूछा है व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्लड वेसल शोन इन द इमेज, वेन्स। वेन्स ये तो पता ही है। ओके, विच डायरेक्शन विल द ब्लड फ्लो इन अ सच अ ब्लड वेसल, यहाँ P लिखा हुआ है, यहाँ Q लिखा हुआ है, हमें बताना है P टू Q जाएगा या Q टू P आएगा। तो ब्लड, अच्छा देखो अगर ब्लड ऐसे जा रहा है, ब्लड ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगर वो बैक फ्लो करने लगे तो वेल्व्स प्रेजेंट उसको प्रिवेंट कर लेंगी, बचा लेंगी, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड ऐसे आ रहा है तो ऐसे अगर ब्लड जाने लग गया तो इजिली नहीं चली जाएंगी, तो ब्लड जो है वो हमेशा P टू Q ट्रेवल करेगा, P टू Q ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता इन विच डायरेक्शन ब्लड फ्लो, और वाला देख लो, और वाला इससे भी इजी है। इन बर्ड्स और मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, गिव रीजन फॉर इट। हम पढ़ चुके हैं इसको पहले, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर लेफ्ट और राइट साइड अलग होती हैं, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहता है, उनका एनर्जी की नीड होती है, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जब होगी तब आप ये डायग्राम अपनी कॉपी में अब बना लेना, नहीं बना रखा है तो वेल्व्स का। ठीक है, ये वेल्व्स है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये ऐसे जो प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये वेल्व्स है। अब आप ये देखो, एनसीईआरटी ने आपका मतलब सीबीएसई ने आपका कॉन्सेप्ट देखा है ना कि आपकी थ्योरी। थ्योरी में तो आप सिर्फ ये पढ़ते हो ना कि वेल्व्स जो बैक फ्लो ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, स्टार मार्क इसको हम कर सकते हैं, मतलब स्टार मार्क टाइप है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। आओ, आइडेंटिफाई द 2 कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। मैंने पहले भी बोला था ज़ाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। जाइलम के और फ्लोएम के कंपोनेंट्स याद रखने हैं, कौन से कंपोनेंट्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करने में हेल्प करते हैं। देखो अब इसने तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होती हैं फ्लोएम के अंदर जो उनके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करने में मदद करती हैं। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये जाइलम फ्लोएम पूछे जाते हैं, जाइलम फ्लोएम टिश्यू पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है, जाइलम फ्लोएम के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये याद रखना इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है ना। 7th और 8th 8 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से, अभी तक 8 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से। कितना इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन। अगेन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस डायग्राम को देख के ही समझ गए होंगे इसके अंदर हो क्या रहा है। डायग्राम के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे इस तरह कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इनकी। ठीक है, तो अब बेसिकली हो गया, क्या होगा, ये यहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ जो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो जाएगा लंग्स के पास एकदम से, वो तो जाएगा लंग्स के पास एकदम से। ठीक है, ये लंग्स के पास जा रहा है और यहाँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो जाएगा पूरी बॉडी के पास एकदम से, पूरी बॉडी के पास। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो रही हैं यहाँ पे जो आपको याद रखनी है। ये पूछा है, क्वेश्चन ही ये है, आइडेंटिफाई द फेज, सॉरी आइडेंटिफाई, अच्छा इसको स्टॉप होने, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम हट गिवन बिलो। एरो इंडिकेट्स द कंट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर शोन बिलो। इन्होंने बता भी दिया कि एरो कंट्रैक्शन शो कर रही है, अदरवाइज आपको पता भी होना चाहिए एरो ऐसे दिखा रखा है तो मतलब कंट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है,
ऑप्शन ए, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है, ब्लड ट्रांसफर्ड टू, फ्रॉम नहीं है, टू, ब्लड ट्रांसफर टू, उसके अंदर जा रहा है। अगर ये लिखो तो ब्लड ट्रांसफर्ड फ्रॉम, तो ये सही हो जाता, अप्रोप्रिएट हो जाता, लेकिन उन्होंने लिखा ब्लड ट्रांसफर टू, मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जा रहा है, जा थोड़ी रहा है, ये तो कॉन्ट्रैक्शन करके बाहर की तरफ भेज रहे हैं, एरो देखो ना, तो ये तो गलत है, पहला तो गलत है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ब्लड इज ट्रांसफर्ड, ध्यान से पढ़ना, लेंथी है। ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजेशन, ऑक्सीडेशन बोल सकते हो आप इसको, जो भी आपको बोलना है। ऑक्सीजेशन के लिए लंग्स के पास ब्लड जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? पहले तो यही देखो, क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऑक्सीडेशन के लिए ब्लड जा रहा है लंग्स के पास? ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड लंग्स के पास कब जाएगा? जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाली चीज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्लमनरी आर्टरी यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी? लंग्स के पास लेके जाएगी। ठीक है, मतलब लंग्स के पास तो जा रहे हैं। एंड इज एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली, साथ साथ वो वेरियस ऑर्गन के पास भी जा रहा है। कैसे जा तो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स के पास जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीजन बॉडी के पास जा रहा है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लंग्स के पास जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे इस पूरे सिनेरियो को करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफर टू द राइट रेक्टल एंड लेफ्ट रेक्टल, नो। Blood is received from lungs after oxidation and is received from various organ, no। तो ये तो उल्टा एरो होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, एरो वगैरह आ रहे होते हैं, तो ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्रिस्टल क्लियर एकदम से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको स्टार मार्क करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है ये, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। In the given transverse section of the leaf, identify the layer of the cell where the maximum photosynthesis हमेशा मिडिल वाली लेयर पे होता है, और ये मेसोफिल का स्ट्रक्चर है। मेसोफिल सेल्स का स्ट्रक्चर है। मेसोफिल सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखी जाती है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की जो अमाउंट है वो अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड जो है वो हमारे मिडिल है। देखते हैं सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है क्या है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली बात तो ये दिख रहा है डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट है ये क्या है? ये क्या है? ये डेजर्ट प्लांट है। ठीक है, स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, यस मैंने बताया था ना, दिन में बंद रहता है। ठीक है, हाउ डू दे टेक CO2 एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये पूरी कहाँ गया, ये वाली चीज पूरी ये लिखनी है कि सनलाइट और H2O दिन में ले लेता है और इंटरमीडिएट तैयार कर लेता है, और स्टोमेटा रात को खोलता है, क्योंकि अगर वो दिन में खोलेगा तो उसका सारा वाटर है जो वो लॉस हो जाएगा, तो वो स्टोमेटा को रात को खोलता है और CO2 लेता है और फिर अपने ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है, ओके, अगेन ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन, अगेन कौन सा क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन से? नाइन्थ क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पहले तो स्ट्रक्चर दिया है, ये पता होना चाहिए हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर, इतनी तो कॉमन सेंस भी गया। आइडेंटिफाई एनी टू पार्ट्स फ्रॉम द डायग्राम गिवन विच कैरी, जो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से एरिया में रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के हमेशा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर रहता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर रहता है। ओके,
तो यही बताना है हमें। इन्होंने देखो, मैंने बोला था आपको ये नहीं आएगा कि डायग्राम बनाओ, लेकिन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो FB हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और EA हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। मैंने खुद ने भी बना के दिखाया था, NCERT ने भी दे रखा है, और वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको दिखा सकती हूँ वो डायग्राम, ये रहा। बेसिकली आपको एक मिनट बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। और अगर आपको ये डायग्राम नहीं आ रहा है तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसी डायग्राम के साइड में यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था, वो बनाया ना, इनफ है, आपको नंबर मिल जाएंगे। और ये डायग्राम को कर लो स्टार मार्क, क्योंकि ये डायग्राम पूछा जाता है और पूछा गया है, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर यही हमें डिफाइन करना है, ये आप बना सकते हो, इसकी पूरी फंक्शनिंग का प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लाइट आ रही है, ठीक है। The diagram below shows a leaf that was covered by a piece of black paper for a period of 3 days. एक लीफ का एक हिस्सा तो कर दिया ब्लैक पेपर से कवर, ये वाला हिस्सा, ये तो हो गया ब्लैक पेपर से कवर, ठीक है, और बाकी नहीं किया। अब जब 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 days, जब पेपर को रिमूव किया गया और यहाँ पे हमने स्टार्च टेस्ट किया आयोडीन को लेके, तो हमने पाया कि ब्लैक पेपर यहाँ तो आया नेगेटिव और यहाँ आया पॉजिटिव। ऐसा क्यों? देखो, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब है कि वहां पे कोई स्टार्च नहीं है, कोई स्टार्च नहीं बना है या है नहीं है। पॉजिटिव आने का मतलब है यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च बेसिकली बोले तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली बोले तो ग्लूकोज, आप इन सबको कुछ भी बोल सकते हो। तो ग्लूकोज सिर्फ इस पार्ट में बनी है, इस पार्ट में। वो ऐसा क्यों? क्योंकि इस पार्ट पे लाइट पहुंच पा रही है, सनलाइट पहुंच रही है, लाइट पहुंच रही है, जिसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है ये अपनी फोटोसिंथेसिस, ये वाला पार्ट अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पा रहा है। बट जो ब्लैक पेपर वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट है, ये अपनी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये ब्लैक पेपर से कवर है और सनलाइट का सारा फंडा है। तो ये जो डायग्राम है ये क्या शो करता है, हमें ये बताना है। इफ द लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट टू मेक देयर फूड, सनलाइट इज एसेंशियल। इफ प्लांट सर्वाइव इवन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, प्लांट्स के लाइट के एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं? नो, डी इज रॉन्ग। इफ प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, ये तो पता ही है, पूरा फोटोसिंथेसिस में, तो लाइट वगैरह का क्या रिलेशन। इफ प्लांट्स कैन रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, प्लांट्स जो वो अपना रेस्पिरेशन कर सकते हैं बिना लाइट के, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ये ट्रू तो है, लेकिन इस डायग्राम में रेस्पिरेशन की कहीं बात ही नहीं हो रही है, हमें तो डायग्राम के बेस पे बताना है। तो सी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इफ द लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट टू मेक द फूड, लाइट की जरूरत होती है प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The correct sequence of step followed during the journey of oxygen rich blood. 10th question from circulation. 10th question from circulation or transportation we can say. ठीक है, write the correct sequence of step followed during the journey of oxygen rich blood from the lungs to the various organs in human body. Again वो जो हमारा लंग्स वाला, यहाँ हमने लंग्स लिख रखा है, यहाँ 4 बॉक्सेस बना रखे हैं, वही डायग्राम में हमें जस्ट ये बताना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी तक कैसे जाता है। हमें ये बताना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पंप हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर और ऑक्सीजन जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाती है और ओर्टा उसे पूरी बॉडी के अंदर लेके जाती है, ठीक है। What happens when the system of blood vessel develops a leakage? जब ब्लड वेसल के अंदर लीकेज हो जाती है तो उसका कुछ प्रोटीन, उसका कुछ प्लाज्मा बाहर निकल आता है और साथ में उसके आसपास सेल्स भी होती हैं जो अपना वेस्ट भी निकाल देते हैं और वो एक पर्टिकुलर फ्लूइड बना लेते हैं जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, जिसके अंदर क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब आप क्या करो, इसको पढ़ने से पहले इन 2 क्वेश्चंस को पढ़ो। अगर इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आते हैं तब उसको पढ़ना, अदरवाइज कोई मतलब टाइम वेस्ट करना हमें है नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम होता है पेपर को अटैम्प्ट करने का।
तो देखते हैं, अ गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यस एक गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम, कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नेम द गैस, हमने बता ही दिया ऑक्सीजन। एंड ऑल्सो द वे बाय विच द गैस इज इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली आपसे इक्वेशन पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस की, ये बताना है कि वो गैस कैसे बनती है। बता देंगे सनलाइट थी, उस केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी ने वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया, हाइड्रोजन हमारी जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना ली और ऑक्सीजन बच गई, जो हमारी गैस बाहर निकल गई एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वही बताना है। इक्वेशन लिख के आनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट आर स्टोमेटा, पीछे एमसीक्यू में भी थी स्टोमेटा की डेफिनेशन, स्टोमेटा द टाइनी किडनी शेप्ड बीन शेप्ड पोर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस सेल, व्हाट गवर्न्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कौन हैंडल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की, कौन हैंडल करता है? गार्ड सेल्स हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को हैंडल करती हैं। गार्ड सेल्स कैसे करती हैं? गार्ड सेल्स जब स्वेल हो जाती हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, जब श्रिंक हो जाती हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, वो हम इसके अंदर लिख के आएंगे, ठीक है। ओके, अगेन स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन है वो हमारा सर्कुलेशन से है, इट्स अ स्टार मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं जो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर हैं या सैम्पल पेपर में आए हैं या जिनके आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। हमारे ब्रेन को पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो कैसे इतनी साइंस को याद रख सकता है, कैसे वो हमारी हेल्प करता है फंक्शंस परफॉर्म करने में, और कैसे वो हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। एज वेल एज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स कैसे होता है, प्लांट्स जो सूरज की तरफ कैसे उग जाते हैं या फिर सनलाइट की तरफ कैसे उग जाते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।